जरा सोचिए कि कोई इंसान अपनी जिंदगी के 15 या 20 साल सिर्फ एक कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने में लगा देता है। हाँ, मतलब दिन रात एक करना, हर वीकेंड काम करना। बिल्कुल। और फिर आखिरकार उसको वो कॉर्नर ऑफिस, वो बड़ा प्रमोशन मिल ही जाता है। वो शानदार कुर्सी पर बैठता है, एक गहरी सांस लेता है और अचानक उसके दिमाग में एक बहुत ही डरावना ख्याल आता है कि क्या बस यही है? एग्जैक्टली क्या बस यही है? मैंने इसके लिए अपनी आधी जिंदगी लगा दी। और उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन और घबराहट भर जाती है। अब ये कोई मामूली थकान नहीं है, ये एक ऐसा पल है जब इंसान का पूरा अस्तित्व हिल जाता है। राइट, एक तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। हाँ, वही। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ आज के मॉडर्न इंसान की या किसी खास जनरेशन की प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल गलत है। हाँ। क्योंकि हजारों साल पहले एक बहुत बड़े योद्धा को युद्ध के मैदान के बीचों बीच ठीक ऐसा ही पैनिक अटैक आया था। अरे बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात यह है कि उस पैनिक अटैक को हिस्ट्री में किसी कमजोरी की तरह नहीं देखा गया, बल्कि एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन की शुरुआत की तरह दर्ज किया गया। हाँ, और आज इस डीप डाइव में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास अल्पेश शाह के बनाए हुए कुछ बहुत ही डिटेल्ड नोट्स और विजुअल चार्ट्स हैं। इन नोट्स ने श्रीमद् भागवत गीता को किसी रिलीजियस किताब की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही सटीक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मैप की तरह पेश किया है। यानी एक मनोवैज्ञानिक नक्शे की तरह, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग अप्रोच है। बिल्कुल। और आज की चर्चा का जो हमारा मेन मिशन है वो ये समझना है कि कैसे ये एंशिएंट नॉलेज असल में आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स जैसे स्ट्रेस हो गया, ओवरथिंकिंग या अपनी पहचान का जो संकट होता है उसको सॉल्व करता है। राइट। जो लोग अक्सर इस उधेड़बुन में रहते हैं ना कि मैं असल में कौन हूं या मेरे लिए क्या सही है, उनके लिए ये डीप डाइव एक तरह से शॉर्टकट होने वाला है। हम इसको पूरी तरह से साइंस ऑफ लाइफ के नजरिए से देखेंगे। और इस साइंस को समझने के लिए हमें पहले ये क्लियर करना होगा कि इस पूरी चर्चा में हम इस नॉलेज को 3 अलग-अलग लेवल्स पर समझेंगे। अच्छा, वो 3 लेवल्स क्या है? तो नोट्स बहुत ही क्लियरली बताते हैं कि इंसान की लाइफ 3 लेयर्स में होती है। पहली लेयर है एक्सटर्नल, यानी हमारी बाहरी दुनिया, जैसे हमारा शरीर, हमारी जॉब, हमारे रिश्ते। ओके, जो फिजिकल रियलिटी है हमारी। हाँ। फिर आती है दूसरी लेयर, जो है साइकोलॉजिकल दुनिया। यहाँ हमारे विचार, हमारा स्ट्रेस और हमारी फीलिंग्स काम करती हैं। राइट। और तीसरी लेयर है स्पिरिचुअल दुनिया, जो हमारी प्योर कॉन्शियसनेस या चेतना से जुड़ी है। तो जब तक हम किसी भी प्रॉब्लम को इन तीनों लेवल्स पर नहीं देखते, हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता। मेक सेंस। तो चलिए इस बीमारी की जड़ से शुरू करते हैं। इस मैप में समस्या शुरू कहां से होती है? तो नोट्स के हिसाब से इस पूरी जर्नी की शुरुआत अर्जुन के विषाद से होती है। विषाद यानी गहरा दुख। ओके, लेट्स अनपैक दिस थोड़ा सा। अगर हम अर्जुन के उस विषाद को आज की भाषा में समझें तो ये मुझे हुबहू आज के कॉर्पोरेट बर्नआउट जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। जहां इंसान अचानक सब कुछ रोक कर कहता है, भाई मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये कंपैरिजन 100% सही है। और इसी वजह से ना पहले अध्याय को विषाद योग कहा गया है। देखो, हम लोग अक्सर दुख या डिप्रेशन को एक नेगेटिव चीज मान लेते हैं। हाँ, नेचुरली हम उससे भागना चाहते हैं। वही तो। लेकिन ये चार्ट्स हमें समझाते हैं कि ये विषाद कोई कमजोरी नहीं है, ये अवेयरनेस का पहला कदम है। वेट, दुख अवेयरनेस कैसे हो सकता है? क्योंकि जब तक इंसान अपने उस नकली कंफर्ट जोन से, उस झूठी दौड़ से टूटता नहीं है ना, तब तक असली सवाल पूछने की शुरुआत ही नहीं होती। जब अंदर से सब हिलता है तभी तो आदमी सोल्यूशन ढूंढता है। अरे हाँ, ये तो है। जब तक ठोकर नहीं लगती हम चलते रहते हैं ब्लाइंडली। एग्जैक्टली। और इस पूरी बातचीत का स्केल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए हमें नोट्स में दिए गए श्लोकों के मैथ्स पर एक नजर डालनी चाहिए। हाँ हाँ, बताइए। में से धृतराष्ट्र, जो कि एक तरह से अंधेपन और अज्ञान का प्रतीक है, उसने सिर्फ एक श्लोक कहा है। बस एक? हाँ। और संजय ने 41, अर्जुन ने 85, और श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा 574 श्लोक कहे हैं। ओ वाओ, 574! ये तो अपने आप में एक पूरी कहानी बता रहा है। वही ना, मतलब ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जहां पेशेंट के सवाल भले ही कम है,
लेकिन जो इलाज या सोल्यूशन दिया जा रहा है वो इंसान की पूरी साइकोलॉजी को उधेड़ कर रख देता है। सही बात है। तो अब थोड़ा सोल्यूशन पर आते हैं। जब कोई ऐसी बर्नआउट वाली स्टेट में होता है तो उसको करना क्या चाहिए? तो नोट्स में बताया गया है कि इसके बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट योग आते हैं। पहला है सांख्य योग, जो कि चैप्टर 2 है। इसमें बताया गया है कि आइडेंटिटी का शिफ्ट होना चाहिए। आइडेंटिटी शिफ्ट मतलब क्या? मतलब ये समझना कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम अपनी फीलिंग्स नहीं हो, तुम इन सब को देखने वाले एक साक्षी या विटनेस हो। अच्छा। और दूसरा तो दूसरा है कर्म योग, जो चैप्टर 3 है। ये सिखाता है कि काम तो करना है लेकिन फल की चिंता किए बिना। ओके, अब मैं यहाँ थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, पूछिए। देखिए, ये जो बात है कि फल की चिंता मत करो, ये किसी भी मोटिवेशनल सेमिनार में सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर असल दुनिया में लोगों के पास EMI होती हैं, उन्हें रेंट देना होता है, उनके ऊपर मंथली टारगेट्स का प्रेशर होता है। राइट, प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं। वही तो, अगर मैं इस बात की परवाह ही नहीं करूंगी कि रिजल्ट क्या आएगा या मुझे क्या मिलेगा, तो मैं काम ही क्यों करूंगी? क्या इससे इंसान की आगे बढ़ने की ड्राइव या एम्बिशन खत्म नहीं हो जाएगी? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और सच कहूं तो गीता को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है। अच्छा, कैसे? फल की चिंता छोड़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोई गोल मत बनाओ या प्लानिंग मत करो। नोट्स, जिस चीज को छोड़ने की बात कर रहे हैं वो है उस काम के प्रति आसक्ति, यानी अटैचमेंट। मतलब प्लानिंग करनी है पर अटैच नहीं होना है। हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब कोई काम किया जा रहा होता है तो फोकस उस काम पर होना चाहिए, लेकिन असल में होता क्या है, हम प्रेजेंट में काम कर रहे होते हैं और हमारा दिमाग फ्यूचर में होता है। राइट। हम सोचते हैं अगर ये पिच फेल हो गई तो बॉस क्या कहेगा। एग्जैक्टली। ये जो क्या होगा की एंजाइटी है, ये हमारी आधी से ज्यादा एनर्जी निचोड़ लेती है। ओ, मतलब असली स्ट्रेस काम से नहीं आ रहा, बल्कि उस रिजल्ट को लेकर जो टेंशन है उससे आ रहा है। बिल्कुल। और जब हम फल से अपना अटैचमेंट हटाते हैं तो हम वो बची हुई एनर्जी वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं। और इससे भी बड़ी बात, इससे एक बहुत खतरनाक चीज खत्म होती है जिसे कर्तापन कहते हैं। कर्तापन यानी ये फील करना कि मैं डूअर हूं। हाँ, ये अहंकार कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं और सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है। जब ये प्रेशर दिमाग से निकल जाता है तो इंसान एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक फ्लो में काम करता है। वाह, ये तो बड़ा लिबरेटिंग आइडिया है। हम लोग तो सोचें तो अपनी माइंड की प्रिजनर बन गए हैं इस कंट्रोल के चक्कर में। वही ना, और इसीलिए नोट्स में आगे ध्यान योग की बात आती है चैप्टर 6 में। इसमें लिखा है कि मन ही इंसान का सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन। हाँ, पर ध्यान या मेडिटेशन का सुनते ही लोग सोचते हैं कि आंख बंद करके किसी कोने में बैठ जाओ और अपने दिमाग की सारी तबीयत को ऑफ कर दो, एकदम जीरो थॉट्स, जो कि कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। वही तो। आप अपने ही ख्यालों से लड़कर उनको चुप नहीं करा सकते। ध्यान का असली मतलब दिमाग को रोकना नहीं है बल्कि उसे समझना है। समझना कैसे? जैसे जब कोई अपने ही दिमाग को एक दर्शक की तरह दूर से देखता है कि अब इसमें गुस्सा आ रहा है या अब इसमें डर लग रहा है, तो वो मन अपने आप शांत होने लगता है। अच्छा। आप थॉट्स के साथ बहते नहीं हो, आप किनारे पर बैठकर उन थॉट्स की नदी को बस बहते हुए देखते हो। राइट। तो ये जो पूरी जर्नी हुई, एक तरह से बर्नआउट से उठना, फालतू की एंग्जाइटी छोड़ना और माइंड को ऑब्जर्व करना, ये बेसिकली हमारे ईगो या अहंकार को तोड़ने की एक्सरसाइज है। बिल्कुल, ये फाउंडेशन है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती ना। हाँ। क्योंकि जब हम इस मैप में आगे बढ़ते हैं हाँ। तो बात ईगो तोड़ने से आगे जाकर समर्पण की तरफ मुड़ जाती है। हाँ, चैप्टर 7 से 12 का जो हिस्सा है। और यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है जहाँ चर्चा और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ। अक्सर जब गीता पढ़ाई जाती है तो उसको 3 नीट एंड क्लीन बॉक्सेस में डाल दिया जाता है। पहले 6 चैप्टर्स कर्मयोग, अगले 6 भक्ति योग और आखिरी 6 ज्ञान योग। राइट, ये डिवीजन बहुत कॉमन है। लेकिन हमारे पास जो विजुअल चार्ट्स हैं वो क्लियर करते हैं कि ये डिवीजन बस बच्चों को पढ़ाने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया था। असल में ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। एग्जैक्टली। ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड टीचिंग है, एक समग्र दर्शन। ऐसा थोड़ी है कि कल तक मैं कर्मयोग कर रही थी और आज मैं भक्ति की क्लास में आ गई। हाँ, वो तो इम्प्रैक्टिकल है। ये चारों योग, कर्मा, भक्ति, राजयोग यानी सेल्फ कंट्रोल और ज्ञान योग
ये एक ही साथ काम करते हैं। जैसे किसी कार के 4 पहिए हों, ये इंसान के एवोल्यूशन का मैप है। तो जब कर्मा करते हुए इंसान देखता है कि उसके कंट्रोल में सब कुछ नहीं है, तब उसका ईगो थोड़ा पिघलता है। और ईगो पिघलने की वजह से ही उसके अंदर समर्पण के लिए स्पेस बनता है। अब यहाँ समर्पण से मुझे एक बहुत कॉमन मिथ याद आया है। लोगों को लगता है कि सन्यास या स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल भाग जाना। ओ हाँ, ये बहुत लोग सोचते हैं। मैं अपना ही बताऊं तो पिछले साल एक प्रोजेक्ट में इतना स्ट्रेस हो गया था कि मेरा सच में मन किया कि फोन नदी में फेंक दूं और किसी पहाड़ पर चला जाऊं। हम सन्यास को एक्सटर्नल रिनंसिएशन से जोड़ते हैं। पर व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि अगर आप पहाड़ पे चले भी जाते तो क्या होता? आपका वो स्ट्रेस, आपका ईगो और वो गुस्सा, वो सब आपके पैक किए हुए बैग के साथ वहां भी पहुंच जाता। अरे हाँ, जगह बदलती पर माइंड वही रहता। वही तो, इसीलिए नोट्स क्लैरिफाई करते हैं कि सन्यास कोई बाहरी दिखावा नहीं है, ये अपने अंदर का मैं और मेरा छोड़ना है। इंसान एक बहुत ही बिजी ऑफिस में बैठकर भी सन्यासी हो सकता है, अगर उसमें वो कर्तापन का अहंकार नहीं है। वाओ, ये बहुत पावरफुल पर्सपेक्टिव है। और इसी ईगो को, इस मैं को पूरी तरह से तोड़ने का सबसे बड़ा सीन तब आता है जब अर्जुन को वो विश्वरूप दर्शन होता है, चैप्टर 11 में। बिल्कुल, जब वो पूरे यूनिवर्स का वो विशाल रूप देखता है तो उसको लगता है कि उसकी अपनी तो कोई औकात ही नहीं है। राइट, वो पर्सनल आइडेंटिटी तो उस स्केल के आगे जीरो है, एकदम जीरो। और यहीं से चैप्टर 12 की भक्ति शुरू होती है। देखो, हम लोगों ने भक्ति का मतलब पूजा पाठ और रिचुअल से जोड़ दिया है। हाँ, मंदिर जाना, प्रसाद चढ़ाना। पर नोट्स बताते हैं कि भक्ति कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, ये अनकंडीशनल लव है। जब वो अहंकार, वो मैं गायब हो जाता है ना तो जो स्पेस बचती है वो सिर्फ प्यार से भर जाती है। और इस स्टेट में भगवान कोई ऐसी फिगर नहीं बचते जो दूर बादलों में बैठे हैं। राइट, ज्ञान विज्ञान योग यही कहता है कि वो प्रेजेंस हर जगह है, सर्वत्र है। एक बार ईगो हटा तो आप हर चीज में उसको देखने लगते हो। तो अब तक की जर्नी ऐसी रही कि हम प्रॉब्लम से निकले, काम करना सीखा ईगो के बिना, और यूनिवर्स की वास्टनेस के आगे सरेंडर किया। पर इस मैप का एक और हिस्सा बाकी है, सबसे डीप हिस्सा, चैप्टर्स 13 से 18 का। राइट, जहां हम साइकोलॉजिकल मॉडल में एंटर करते हैं, जिसे नोट्स में गुणत्रय विभाग कहा गया है। अब ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, पर इसको आसान भाषा में समझें तो क्या है ये? देखो, इसके हिसाब से ये जो शरीर है ये एक क्षेत्र यानी एक फील्ड है, और इसके अंदर जो साक्षी है, जो उसे देख रहा है, वो क्षेत्रज्ञ है। फील्ड और उसको देखने वाला। ओके। और उस फील्ड के अंदर जो सारा खेल चल रहा है वो सिर्फ 3 गुणों का है। सत्व यानी शांति, रजस यानी एक्शन या भागदौड़, और तमस यानी आलस या इनर्टनेस। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर मैं आज के किसी रेफरेंस से इसको लिंक करूं तो क्या हम इन 3 गुणों को किसी लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देख सकते हैं, या अलग अलग सॉफ्टवेयर मोड्स की तरह? कैसे मतलब? थोड़ा और बताएंगे। जैसे मान लीजिए किसी दिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई, तो क्या इसका मतलब ये है कि उस टाइम मेरे सिस्टम में सिर्फ तमस मोड या रजस मोड ऑन हो गया है, और वो जो गुस्सा है वो मेरे उस ओएस का हिस्सा है, वो असली मैं नहीं हूं? ये ओएस वाली एनालॉजी सच में बहुत ब्रिलियंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? क्या? हम जिस वक्त जिस सॉफ्टवेयर मोड में होते हैं हम खुद को वही समझ लेते हैं। अच्छा। जैसे अगर सुबह उठने में आलस आ रहा है और आप अलार्म स्नूज करते जा रहे हो, तो उस वक्त सिस्टम में तमस चल रहा है। राइट। और जब ट्रैफिक जैम में किसी से लड़ रहे हो या टारगेट के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो, तब रजस हावी है। राइट। और जब कभी शाम को चाय पीते हुए बस शांति से सनसेट देख रहे हो, तब आप सत्वा मोड में हो। वाओ। और लोग इन मोड्स को अपनी परमानेंट पर्सनालिटी मान लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन असलियत यह है कि ये तीनों मोड सिर्फ बदलते रहते हैं, और आप उनमें से कोई भी नहीं हो। आप वो यूजर हो, वो विटनेस हो जो स्क्रीन के सामने बैठकर इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को देख रहा है। अगर ये ओएस वाली बात सच में लोग समझ लें तो मुझे लगता है रिलेशनशिप्स के आधे झगड़े तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि तब हम देख पाएंगे कि भाई सामने वाला जो चिल्ला रहा है वो एसेंशियली बुरा इंसान नहीं है, बस उस मोमेंट पर उसका तमस सॉफ्टवेयर थोड़ा
ग्लिच कर रहा है। वही, और यही कॉन्सेप्ट ना चैप्टर 15 और 16 में थोड़ा अलग तरीके से समझाया गया है। वहां दुनिया को एक उल्टे पेड़ की तरह दिखाया है जिसकी जड़ें ऊपर कॉन्शियसनेस में है, और वहां बताया है कि जो दैवी यानी डिवाइन और आसुरी यानी डेमोनिक क्वालिटीज है वो सब हमारे अंदर ही हैं। मतलब कोई बाहरी विलन नहीं है, हम ही अपने दुश्मन हैं और हम ही अपने दोस्त हैं। वही तो। लेकिन अब हम इस पूरे डीप डाइव के आखिरी पड़ाव पर हैं, चैप्टर 18, और यहां मुझे एक बहुत बड़ा सवाल पूछना है। हाँ, शूट। जब हम ये सारा कुछ कवर करके चैप्टर 18 के मोक्ष वाले पॉइंट पर पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि मोक्ष या मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कहीं बाहर जाकर हासिल करनी है। आप एक्चुअली पहले से ही कंप्लीटली फ्री हो। राइट, ये अल्टीमेट ट्रूथ है। पर देखिए, थ्योरी में सुनने में सब बड़ा कूल लगता है, पर प्रैक्टिकली सोचिए कोई बंदा डिप्रेशन में है, या उस पर 50 लाख का लोन चल रहा है, या किसी अपने के गुजर जाने से दुख में है। बिल्कुल। तो उसको जाकर अगर आप कहोगे कि अरे भाई तुम रो क्यों रहे हो, तुम तो पहले से आजाद हो, ये सब भ्रम है, तो वो तो उल्टा आपसे चिढ़ जाएगा ना। अगर हम ऑलरेडी फ्री हैं तो गीता के 18 चैप्टर और इन इतने सारे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत ही क्या थी? ये सच में एक बहुत डीप सवाल है, और अगर आप सीधा किसी दुखी इंसान से ये कहोगे तो डेफिनेटली उसे एक भद्दा मजाकी लगेगा। वही ना। और इसीलिए नोटिस कीजिए कि कृष्णा ने गीता के पहले या दूसरे अध्याय में अर्जुन को सीधे ये नहीं बोला। ये तब बोला जब अर्जुन वहां तक पहुंच गया। अच्छा। इसको हम एक सपने के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई डरावना सपना देख रहे हो कि किसी राक्षस ने आपको चेन्स में बांध लिया है। ओके। उस सपने के अंदर आपको जो डर लग रहा है, आपका जो स्ट्रगल है, वो 100% रियल फील होता है उस वक्त। हाँ बिल्कुल, पसीना आ जाता है। अब अगर आपको उस राक्षस से बचना है तो आपको सपने के अंदर बैठकर उन चेन्स को काटने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना है, नींद से जागना है। एग्जैक्टली। नींद खुली और पता चला कि चेन्स तो थी ही नहीं। पर प्रॉब्लम यह है कि नींद से जागना इतना आसान नहीं होता। हम सब ने अज्ञान की या इग्नोरेंस की इतनी मोटी लेयर्स अपने ऊपर चढ़ा रखी हैं। जैसे कि मैं ये जॉब टाइटल हूं, या मैं मेरा बैंक बैलेंस हूं। हाँ, तो ये जो 18 चैप्टर्स का सफर है, ये कुछ नया सीखने की या कुछ बनने की प्रोसेस नहीं है। ये अनलर्न करने की प्रोसेस है। वो जो फॉल्स आइडेंटिटीज है ना, उनको धीरे धीरे हटाने का तरीका, ताकि जो ट्रूथ वहां पहले से है वो दिख सके। क्या बात है। मतलब कुछ पाना नहीं है, बस जो नहीं है उसको ड्रॉप करते जाना। बिल्कुल। पर सवाल फिर वही आता है कि इस इंटेलेक्चुअल थ्योरी को हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में कैसे लाएं। तो मैं नोट्स में देख रहा था कि इसके लिए अल्पेश शाह ने एक बड़ा ही प्रैक्टिकल 4 लेवल का कोर्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया है। हाँ, ये हिस्सा इस एंशिएंट फिलॉसफी को बहुत मॉडर्न एप्लीकेशन देता है। इसमें जो सबसे पहला लेवल है वो है बिगिनर लेवल। यहाँ फोकस सिर्फ इस बात पर है कि इंसान अपना बेसिक स्ट्रेस दूर करे और ये समझे कि वो सिर्फ ये फिजिकल शरीर और विचार नहीं है। राइट। फिर इसके बाद आता है लेवल 2, जो कि इंटरमीडिएट लेवल है। यहां लगता है ईगो पर काम शुरू होता है। बिल्कुल। इंसान के ईगो को पिघलाना। हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा टेंशन कहां से आता है? रिश्तों से, दूसरों से, हमारी उम्मीदों से। एग्जैक्टली। तो इस लेवल पर लोग उन गुणों को या उस ओएस को समझना शुरू करते हैं जिनकी हमने बात की, और दूसरों को उनके बिहेवियर पर जज करना बंद करते हैं क्योंकि उन्हें वो ओएस का खेल समझ आ जाता है। अब फिर लेवल 3, एडवांस स्टेज। यहां इंसान प्योर साक्षी भाव यानी कंप्लीट विटनेस फॉर्म में रहता है। नोट्स में इसके लिए एक टर्म यूज हुआ है, अद्वैता या नॉन ड्युअलिटी। अगर मैं इसको थोड़ा लेमन टर्म्स में फ्रेम करूं। हाँ, ट्राई कीजिए। जैसे समुद्र की एक वेव है, वो वेव पूरी जिंदगी ये सोचती है कि मैं सिर्फ ये छोटी सी लहर हूं और मेरी आइडेंटिटी बस इतनी ही है। राइट। पर तभी एक दिन उस वेव को ये रियलाइजेशन होता है कि अरे मैं तो वेव हूं ही नहीं, मैं तो पूरा का पूरा समुद्र हूं। क्या इसी को अद्वैता कहते हैं? व्हाट अ ब्यूटीफुल एनालॉजी। हाँ, ये बिल्कुल अद्वैता है। एक होने का डीप रियलाइजेशन कि मैं और ये कॉस्मोस अलग नहीं है। और जब ये फील हो जाता है ना, तब वो कर्तापन का इल्यूजन अपने आप ड्रॉप हो जाता है। कमाल है। और अब आते हैं उस आखिरी और 4th लेवल पर, मास्टर लेवल, जिसका अल्टीमेट एम है
इन लर्निंग्स को शेयर करना, नॉलेज को बांटना। पर यहाँ भी एक बहुत जरूरी कंडीशन है। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। नोट्स कहते हैं कि सिर्फ एक टीचर मत बनो, एक लिविंग एग्जाम्पल बनो। राइट। लेकिन देखिए, आज के टाइम में तो हम अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं और ठीक 4 सेकंड में 5 नए लाइफ कोच स्क्रीन पर आ जाते हैं जो ज्ञान बांट रहे हैं। हर कोई बता रहा है कि जिंदगी कैसे जीनी है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, हाँ। तो सिर्फ शब्दों को रट कर बोलना किसी की मदद नहीं कर सकता। राइट। आप किसी को स्ट्रेस मैनेजमेंट पर 2 घंटे की स्क्रिप्ट सुना दो, हाँ। पर अगर बोलते वक्त आपके खुद के अंदर पीस नहीं है, हाँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज में एंजाइटी है, हाँ। तो आगे वाले पर 0 इफेक्ट होगा। पता चल जाता है, एनर्जी झूठ नहीं बोलती। बिल्कुल। हाँ। इसीलिए नोट्स कहते हैं कि ऐसी प्रेजेंस लाओ कि आप बस रूम में एंटर करो और वहां शांति छा जाए। लोग आपके बारे में सुनकर नहीं बल्कि आपको देखकर इंस्पायर हो। और डिजिटल एज में आप कंटेंट भी बनाओ, पर लाइक्स के लिए नहीं बल्कि सच में एक लिविंग एग्जाम्पल बनने के लिए। तो इस पूरी चर्चा को, इस मैप को अगर हम एक लाइन में समेटें तो एसेंशियली शुरुआत होती है एक डीपर प्रॉब्लम से, एक आइडेंटिटी क्राइसिस से। मैं कौन हूं? हाँ, और मिडिल में हम एक्शन और सरेंडर के कॉम्बिनेशन से अपने ईगो को साइड करना सीखते हैं। और एंड में आकर उस ट्रूथ को एम्ब्रेस करते हैं कि जिसको हम ढूंढ रहे थे वो तो खुद हम ही हैं। हाँ। हम हमेशा से आजाद थे। ये जो समझ आती है, ये असल में उस भारी प्रेशर को हटा देती है कि मुझे हर चीज कंट्रोल करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बर्डन हट जाता है। बहुत बढ़िया। तो अब हम अपने इस गहरे अध्याय के बिल्कुल आखिर में हैं। पर इससे पहले कि हम लोग रैप अप करें, मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट सबके सामने रखना चाहता हूं। एक ऐसी चीज जिस पर जरूर सोचा जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, पूछिए। देखिए, चैप्टर 17 में हमने देखा कि हमारी श्रद्धा या हमारे बिलीफ्स ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। जो हम मानते हैं वही बन जाते हैं। तो जरा इस बारे में सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक्चुअली कहीं खोए हुए हैं ही नहीं? ओह वाह! क्या ये मुमकिन है कि मैं खो गया हूं और मुझे खुद को ढूंढना है? सिर्फ यही वो अकेला बिलीफ है, यही वो एक सिंगल थॉट है जिसने हमें फंसा कर रखा है? ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। अगर हम आज इस वक्त ये मानना छोड़ दें कि हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट की या कहीं पहुंचने की या कुछ ठीक करने की जरूरत है, अगर वो नीड ड्रॉप हो जाए, तो क्या हमें इसी एक पल में पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाएंगे? डेफिनेटली। अगर खोजने की वो आदत ही खत्म हो जाए तो इंसान अपने आप ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। एग्जैक्टली। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने दिन के बीच में इस पर जरूर थोड़ा विचार करें, क्योंकि एक ऐसा सवाल है जो हमारे सोचने के सारे डिफॉल्ट मोड्स को चैलेंज कर सकता है। बिल्कुल, एक माइंड शिफ्ट ट्रिगर कर सकता है। तो चलिए, आज की इस अमेजिंग चर्चा में बस इतना ही। अगली बार एक नए सोर्स, नए डीपर सब्जेक्ट और एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ फिर आपसे ऐसी ही दिलचस्प गुफ्तगू होगी।